आज की क्लास में बच्चों हमको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चे? प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम किसी प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब फेंकते हैं, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम बात करते हैं, एक बॉडी को हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें एक फोर्स होना चाहिए किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स और एक्सेलरेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चे कि हम जेवलिन थ्रो की बात करें, अभी इंडिया ओलंपिक जीता है जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में मान लो हम जेवलिन फेंकते हैं, ऐसे जो जाता है, तो ये जो मोशन हुआ ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, क्योंकि उसने पर्सन ने उसको प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल पर फेंका और उस पर अर्थ का एक्सेलरेशन लगा। अर्थ के एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे आके गिरा। अगर अर्थ का एक्सेलरेशन ना लगता तो क्या होता बच्चे बताओ? वो सीधे 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 चलता बाहर चला जाता। ऐसा मोशन होता है उसका। तो ये जो मोशन होता है ये प्रोजेक्टाइल नहीं होता, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो उसको वापस लेके आ रहा हो। बट यहाँ पर देखो उस पर एक फोर्स है जो उसको वापस लेके आया। कि कौन सा फोर्स है? अर्थ का ग्रेविटी है। अर्थ का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स है, उसकी वजह से उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रही है, बॉडी नीचे आ रही है। तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है आमतौर पे। बट इसमें जो मोशन होता है कुछ खास बात भी होती है। इसके अंदर जो पाथ होता है, देखो ये पाथ है, जैसे ये पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ। इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ। ये शेप्स होती है बच्चे, शेप। जैसे स्ट्रेट लाइन एक शेप, स्ट्रेट लाइन होती है। पैराबोला एक क्या होती है? एक शेप होती है। सर्कल एक शेप होती है, सर्कल। ठीक है। तो शायद मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाए थे तो मैंने आपको पैराबोला बताया था। पैराबोला जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, एक्स जैसे मान देखो अच्छे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक कर्व होते हैं। पैराबोलिक मतलब ऐसा ग्राफ, यूं 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 कर्व टाइप के ग्राफ होते हैं, इन्हें कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। जैसे सर्कल एक शेप होती है, स्ट्रेट लाइन एक शेप होती है और एलिप्स एक शेप होती है, ऐसे ही पैराबोला भी क्या होता है बच्चे? एक शेप होती है, काइंड ऑफ शेप होती है। तो हमने जब ग्राफ बताया था तो आपको बताया था इस चीज के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप देखोगे तो पाथ जो मिलेगा बॉडी का वो पैराबोलिक मिलेगा। बट हम जो चीज है हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, मतलब हम इस चीज के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चे, पहला कारण है इसका डिस्कशन करने का कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन होता है। कोई बच्चा बताएगा कैसे 2 डायमेंशन मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो, कोई बोल नहीं है, चुपचाप बैठे हुए। श्रेष्ठ, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन होता है कैसे? क्योंकि बॉडी का मोशन एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। जैसे बॉडी यहाँ जा रही है, जैसे यहाँ यूं जा रही है, जब ये चल रही है जैसे यहाँ से यहाँ चल रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई भी। जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चे ये हमारा। तो इसमें बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन में बॉडी मूव कर रही है, तो इसलिए हम इसे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन मोशन में। बट हमारा और क्या काम है, मतलब हम पढ़ इसलिए रहे हैं ये तो समझ में आ गया है क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है और हमारे चैप्टर भी जो है वो 2 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन उसका नाम है हमारा। बट हमें क्या क्या चीजें निकालनी होती हैं। तो देखो जैसे अभी आपने गेम देखा जेवलिन थ्रो, तो उसमें बंदा कब जीतता है, किस चीज पे जीतता है? मान लो मैं जेवलिन को थ्रो करता हूं तो मैं जीता कब माना जाऊंगा? जिसका सबसे ज्यादा दूर वो जो जेवलिन भाला है जो भी कहते हैं वो जो गिरेगा उसको जीता हुआ माना जाता है। ठीक है। अब ये है कि जो दूर गिरता है उस चीज को हम कहते हैं रेंज। फिजिक्स के टर्म में कहते हैं रेंज। इसे कहा जाता है कि इसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। अब कोई हमने जेवलिन को फेंका, ऐसे जेवलिन को फेंका, ऐसा जेवलिन गया यहाँ पे गिरा, तो रेंज किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मतलब मैं जेवलिन को थ्रो करता हूं अपने हाथ से, तो मेरा जेवलिन ज्यादा दूर गिरेगा, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है रेंज मेरी? एक तो बच्चे हमने उसको कितनी वेलोसिटी दी थी, ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा, फोर्स मतलब ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा एनर्जी मेरे पे, ज्यादा पावर होगी तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा स्पीड उसको जिस स्पीड से फेंका, ये जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि भाई जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंका होगा वो मैटर करता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे, ये एंगल थीटा।
ये जो थीटा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस पे कैसे करता है बता सकते हो? मान लो मैं भाला सीधे सीधे ऐसे करते करते गलती से मेरा ऊपर चला जाए पूरा का पूरा सीधे। मान लो जैसे मैंने सीधे सीधे ऊपर ही फेंक दिया सीधे भाला, तो क्या होगा? काफी पास गिरेगी। अरे सीधा ऊपर फेंका तो शायद मेरे पे गिर जाए बच्चे, मेरे सर पे गिर जाए। तो मैं भले कितनी स्पीड से फेंक लूं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बहुत मैटर करता है। मतलब प्रॉपर सटीक एंगल पे फेंकना होता है। ऐसे ही अगर एंगल नीचे ऊपर फेंक दिया तो क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाती है। समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या करता है? बहुत मैटर करता है। बोलो बच्चे बोलो। तो क्या सिर्फ रेंज इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं मैं बताता हूं। हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? आपको क्या लगता है नाम से? टाइम ऑफ फ्लाइट। सर वो हवा में कितनी देर रहा? शाबाश, वो कितनी देर हवा में रहा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पूरा कितनी देर रहा। देखो जी, कभी कोई बॉडी जैसे हवा में रहती है, कितने ऐसे 10 सेकंड हवा में रही, तो 10 सेकंड इसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा सॉरी ऊपर जाने का और एक हिस्सा नीचे आने का। जब बॉडी ऊपर जाती है उसे कहते हैं एसेंट, और जब बॉडी जाती है उसे कहते हैं डिसेंट। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है एसेंट और डिसेंट को, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। उसके लिए हमको कोई फिजिक्स की लॉज की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हो खुद ही, फेंक के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है तो 5 सेकंड टाइम ऑफ एसेंट हुआ और 5 सेकंड टाइम ऑफ डिसेंट हुआ। अच्छा ये बताना, बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम पर होगी? फिर बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पर किस टाइम पर होगी? यार यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम पर, 5 सेकंड पे। जैसे मान लो अगर 10 है तो क्या हो गया 5, 10 हमने एक एग्जांपल लिया, समझ में आया बच्चे? तो ये अब एक टर्म यूज करते हैं मैक्सिमम हाइट। बता सकते हो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? बॉडी कितना अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकती है उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो एंगल और बंदे की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, हर चीज पे डिपेंड करेगा। यही तो हम डेरिवेशन करेंगे बच्चे, यही तो हम फॉर्मूला निकालेंगे, यही तो न्यूमेरिकल करेंगे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर थर्ड बच्चे हम आते हैं रेंज पे। फोर्थ हम आते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पे। और इन सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ते हैं, ये इक्वेशन ऑफ पाथ। अभी इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्टरी क्या होता है? देखो बच्चे, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है वो किस टाइप का पाथ फॉलो करता है उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है। अब जैसे मैंने ऐसे फेंका, ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, अलग एंगल पे फेंकूंगा तो अलग पाथ फॉलो करेगा। तो कोई चीज कैसा पाथ फॉलो करती है उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ। वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये तो हम आपको तभी बताएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे। आगे बढ़े बच्चों? यस सर। बोलो चलो, किसी को डाउट? सबसे पहले बच्चों हम यहां बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ की। इक्वेशन ऑफ पाथ की, इक्वेशन ऑफ पाथ इन ट्रेजेक्टरी। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ पाथ होता क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ पाथ में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट किसी टाइम पर क्या होगा या वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मान लो एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में है, लेट अस टेक वी हैव अ बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। टेंशन मत लो बच्चे, पढ़ाई वढ़ाई करो बस, सब छोड़ो, क्योंकि क्या क्या हो रहा है यार ये तो सबके समझ से बाहर है। आप ठीक, ये ऐसी है, अभी बताएंगे अच्छे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो जैसे मान लो जैवलिन को मैंने फेंका, यूं गया, ठीक है। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे ये बॉडी यहाँ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। तो मान लो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है या वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या इक्वेशन लगाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। इससे हमारी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमने बताया था बच्चे कि 2 डायमेंशन मोशन में एक्स के लिए अलग पढ़ते हैं और वाई के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता रखा है, ओरल के लिए अलग पढ़ते हैं बट खैर एक्स और वाई के लिए अलग पढ़ते हैं। तो यह हमारे पास ये आ गया। देखो बच्चे यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी जिसे बॉडी को फेंका गया है इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी।
तो बॉडी को ऐसे हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका है। अब वो जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा, वेक्टर रिजोल्यूशन से आएगा। जो वाई कंपोनेंट होगा वो यू साइन थीटा होगा। थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे यू साइन थीटा यू कॉस थीटा की? देखो बॉडी जा रही है इंक्लाइंड, इंक्लाइन मतलब तिरछी, तो कुछ आगे भी बढ़ रही है और कुछ ऊपर भी जा रही है। जो एक्स कंपोनेंट है मतलब वो आगे बढ़ा रहा है, जो वाई कंपोनेंट है वो बॉडी को ऊपर ले जा रहा है। तिरछा फेंका है ना, तो ये वाला कंपोनेंट आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये वाला कंपोनेंट बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आए? क्योंकि टू डायमेंशन मोशन में बॉडी साथ साथ में आगे भी बढ़ रही है और ऊपर जा रही है। अभी हमने निकाला क्यों भाई? ये इसलिए निकाला कि यहाँ ux और यहाँ uy की वैल्यूज पुट की जाएंगी, तो हमें ux और uy चाहिए होगा। ux और uy, ux मतलब कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में कंपोनेंट और uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होगा बच्चे? ax और ay चाहिए होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं कि चलो ux और uy तो हमें मिल गया, यहाँ पर जैसे हमें लिखे कि हमें क्या क्या हमारे पास है। तो ux हमारे पास है u cos थीटा, uy है हमारे पास u sin थीटा, ax कितना है हमारा? अब ax और ay की बात होती है। देखो बच्चों, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? कौन सा फोर्स लगता है? अभी हमने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसके अंदर बॉडी पे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स या वाई या दोनों में लग रहा है? दोनों में। एक्स में किसकी वजह से लग रहा है? वाई, वाई में किसकी वजह से लग रहा है? सर वाई में ग्रेविटी। शाबाश, चलो वाई में हम कहते हैं वाई में लग रहा है, वाई में फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। एक्स में लग रहा है वाई में कैसे? अच्छा वाई मतलब ये देखो, ये बॉल है बच्चे, ये बॉडी ये ऊपर है, इस पे अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है, नीचे फोर्स लगा रही है। ये से देख समझ में बच्चे, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, और वो भी नीचे की तरफ, तो उसको नेगेटिव वाई कह सकते हैं। नीचे बच्चे आमतौर पे मैं कन्वेंशन वाइज नीचे को नेगेटिव वाई लेता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव वाई, तो अर्थ नीचे खींच रही है तो नेगेटिव वाई। क्या एक्स में भी कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पे? देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, एक उसूल होता है, थ्रो करने के बाद की बात कर रहे हैं हम, थ्रो करने से पहले की नहीं। थ्रो कर दिया, थ्रो करने का क्या कोई फोर्स लग रहा है उस पर? देखो मैंने एक बार फोर्स दिया हाथ से, क्या मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाता जा रहा हूँ? मैं बॉल के पीछे जाके इसको मार रहा हूँ, मतलब एक बार मैंने फेंक दिया, उसके बाद क्या मैं फोर्स दे पाऊंगा उसको? ऐसे जादू वादू से यूं ऐसे यूं चल चल फोर्स लगा रहा हूं, नहीं दे पाऊंगा ना। एक बार फोर्स लगाया उसके बाद कंटिन्यूसली पूछ रहा हूं मैं। जैसे ग्रेविटेशन तो कंटिन्यूसली लग रहा होगा, खींच रहा है, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पे? देखो बच्चे, अगर हम कहें एयर फ्रिक्शन वगैरह, एयर रेजिस्टेंस हवा का, तो लग सकता है, बट अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो एक्स डायरेक्शन में फिलहाल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वाई में तो फिर भी ग्रेविटी कंटिन्यूसली लग रही है। जब बॉडी को फोर्स से फेंका गया, हम उसकी बात नहीं करें, मैं फिर से रिपीट करूं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में थॉट होता है सर फोर्स से फेंका तो गया था, फेंका गया था बट फेंक दिया, उसके बाद कोई फोर्स, मैंने फेंक दिया, अब मैं कुछ कर सकता हूं बॉल के साथ? मैं नहीं कर सकता ना, मेरे हाथ में चीज खत्म, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इनिशियल लग रहा है, ले लेना बच्चे, ठीक है बात। इधर देखो, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। बताओ बच्चे क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना कोई फोर्स ना कोई एक्सेलरेशन। जब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन होती है, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। बट वाई डायरेक्शन में होगी क्या? वाई डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस ही बात है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगी, वो भी क्या होगी? माइनस जी। माइनस जी कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है। देखो अर्थ किसी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लगाती है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से डिनोट करते हैं। अब माइनस क्यों? क्योंकि हम कन्वेंशन अगर मान लें बच्चों, कन्वेंशन क्या मान लें? अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव मान लें और डाउनवर्ड को क्या मान लें? नेगेटिव, तो ये माइनस जी हो गई, क्योंकि नीचे अर्थ नीचे की तरफ खींची और नीचे को हमने क्या माना? नेगेटिव। वो बात है कि कन्वेंशन चेंज होने पे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। समझे या नहीं समझे? तो इक्वेशन ऑफ पाथ को हम अच्छे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये सब देख लिया है तो हम ये पुट करते हैं यहाँ पर, सीधे सीधे करें। ux क्या है बच्चे? u cos थीटा
यू एक्स की वैल्यू आ गई, टी की जगह क्या आ गया, टी आ गया। आगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एक्स क्या है, जीरो, तो आगे की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्स कंपोनेंट ये आ गया। एक्स कंपोनेंट किसका, ये एक्स कंपोनेंट, ए एक्स जीरो है ना। अच्छा, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है तो एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं है। लिख लो बच्चे यहाँ ब्रैकेट में, एस देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। जब कभी आप लोग पढ़ा करो ना, अपनी भाषा में लिख लिया करो चीज़ें, हिंदी में लिख लो, जैसे भी लिख लो, अपनी भाषा में चीज़ें लिखा करो जो जो आपको समझ में आए। कई बच्चों ने लिखा होता है अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लिया होता है, ठीक है, समझ में आया बच्चे, लिख लिया करो। देखो बच्चे, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का। वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा बताओ, करें? यू वाई कितना है बोलो बच्चे, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है बोलो, ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बताना बच्चे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है। इधर देखो बच्चे, हमने बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। मतलब इससे इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, किसी भी टाइम पर बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो भाई बताना इतने टाइम पे बॉडी एक्स कोऑर्डिनेट में कहाँ होगी, आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, किसी टाइम पे बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो इससे आ जाएगा। बट इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ बॉडी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन, उनमें क्या रिलेशन है। अब कैसे निकालें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, देखो बच्चे एक काम करते हैं, यहां से टी की वैल्यू, इधर देखो टी की वैल्यू निकालेंगे। टी क्या आ जाएगा यहां से बताना, इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इससे टी क्या आ जाएगा, टी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। और ये जो टी की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं वो यहां पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह क्या हो जाएगा, x बाय यू कॉस थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, मैंने सीधे सीधे पुट कर दिया, टी का स्क्वायर करके पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ टी का स्क्वायर करके पुट कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें बच्चे, यहाँ पे ये u से u कट जाएगा, x आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जी की वैल्यू तो नहीं रख दिया, किसकी वैल्यू बच्चे, जी की वैल्यू बाद में रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन देखो बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 45 डिग्री के एंगल पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 10 मीटर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पर हमें 10 टेन थीटा मतलब 1045, 1045 कितना होता है, 1 होता है, माइनस हाफ जी कितना होता है, 10 होता है, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स कितना है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, यू स्क्वायर यू कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 2 ऊपर लिख देता हूँ मैं ऐसे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 100 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो 10 माइनस 5/2, 10 माइनस 5/2, 5/2 होता है 2.5, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7.5 मीटर, ये आ गया 5 ज्यादा आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये फिगर के हिसाब से क्या हुआ, ये देखो, जैसे ये कितना है 10 मीटर है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 7.5 मीटर। कोई डाउट, कोई डाउट।